आज मैं आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी मधवा लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने सामाजिक व्यवस्था के अनुसार आर्थिक स्थिति का चित्रण बहुत ही दयनीय रूप से करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आपके समक्ष जयशंकर प्रसाद के बारे में और उनकी कहानी के बारे में कुछ मूल आधार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद का परिचय। जयशंकर प्रसाद युग प्रवर्तक थे, जिन्होंने कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज, सभ्यता और संस्कृति के प्रति जो गहनता एवं गंभीरता प्रसाद की कहानी या प्रसाद की कहानियों में मिलती है, अन्य किसी की नहीं। मध्य वर्ग के बनते बिगड़ते संबंधों के बारे में यहाँ पर मुख्य चित्रण का रूप स्वरूप स्पष्ट किया गया है। जाति व्यवस्था, बदलते वैयक्तिक संबंध नए मूल्यों की आधार भूमि बने हुए हैं। जयशंकर प्रसाद ने तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक मूल्यों का निरर्थक रूप कहानी में प्रस्तुत किया है। कहानी में पूंजीवादी वर्ग निम्न वर्ग के बच्चों का शोषण कर अपने आप को समर्थ एवं सशक्त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रसाद ने अपनी रचनाओं में भावना, संवेदना तथा मानवीय मूल्यों का चित्रण किया है। जयशंकर प्रसाद ने कहानी को एक नई दिशा भी देने का यहाँ पर रूप स्वरूप प्रस्तुत किया है कि किस तरह से कहानी के आधार पर उन्होंने अनेक रूपों को, वो भी सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहानी की मूल संवेदना, जैसे कि हम कहानी की पृष्ठभूमि के ऊपर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम ये भी कहे बात बताएंगे इसमें कि कहानी में किस तरह से मूल संवेदना का रूप स्वरूप पूरी कहानी के अंतर्गत बिखरा हुआ नजर आता है। लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी मधवा मनोवैज्ञानिक आधार पर लिखी एक यथार्थ परक कहानी है। कहानी में प्रसाद ने मानवीय संवेदना को अनेक आधारों पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कहानी में पात्रों की व्यथा को अभिव्यक्त करते हुए लेखक की वेदना को भी दिखाया है। बच्चों, मैंने ये बहुत पहले भी आप लोगों को समझाया है कि किस तरह से जब भी कोई लेखक अपनी रचना के द्वारा अपनी भावों की, अपने विचारों की, अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करता है, तो कहीं ना कहीं वह अभिव्यक्ति उससे भी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि उससे जो यथार्थ में भोगा हुआ होता है वो कहीं ना कहीं उसकी रचनाओं में दिखाई देता है। कहानी की मूल संवेदना तीन आधारों पर यहाँ पर अभिव्यक्त की गई है। सामाजिक समस्या के आधार पर कि किस तरह से पूरी कहानी में मधुआ और शराबी का जो संबंध दिखाया गया है वह कहीं ना कहीं सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित का रूप वहां पर चित्रण किया गया है। मानवीय मूल्यों के आधार पर जो संवेदना व्यक्त की गई है, हम जानते हैं कि मूल्य समय अनुसार बदलते रहते हैं, पर कई ऐसे मूल्य भी हैं जो समय अनुसार नहीं बदलने चाहिए, वह भी समय दर समय बदलते हुए दिखाई देते हैं। तो मानवीय मूल्यों के आधार पर यह कहानी किस तरह से अपनी आर्थिक, अपनी सामाजिक, अपनी सांस्कृतिक वेदना को यहाँ पर चित्रित करते हुए दिखाई देती है, उसका भी रूप स्वरूप जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर स्पष्ट किया है। आर्थिक समस्याओं से ग्रस्त वेदनाओं का यहाँ पर रूप स्वरूप दिखाई दिया है। आर्थिक समस्या से हमारा तात्पर्य यह है कि हम धन के अभाव में किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, जब दो समय की रोटी भी जुटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वहां पर ऐसे अबोध बालक का जिक्र किया गया है जो मालिक की यातना पड़ताड़ना सहते हुए उसे भोजन भी पर्याप्त रूप में प्राप्त नहीं होता, तो वहां पर वह रोता बिलखता करहाता हुआ दिखाई देता है, जिससे उस अबोध बालक की जो मानसिक समस्या है, वह आर्थिक समस्या किस तरह से भयानक का रूप या चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है, वह अतुलनीय है। हम आगे देखेंगे किस तरह से कहानी को तत्वों के आधार पर समीक्षा की गई है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि कहानी में 6 तत्वों का आधार स्पष्ट किया जाता है। कथानक, पात्र चरित्र चित्रण, वातावरण, संवाद योजना, भाषा शैली और उद्देश्य। इनके आधार पर किसी भी कहानी के हम समीक्षा करने के लिए वहां पर उपस्थित या समर्थ रूप से वहां सक्षम हो सकते हैं।
हमें मूल कहानी का पूर्ण रूप से आधार पता होना चाहिए, तभी हम उसे कथानक या पात्र चित्रण के आधार पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। कथानक, कथानक से हमारा यहाँ तात्पर्य है कहानी का सार, या फिर आप इसे प्रतिपाद्य भी कह सकते हैं। कहानी का सार मैं यहाँ पर संक्षिप्त रूप लेते हुए थोड़ा सा विस्तृत रूप भी बताना चाहूंगी कि किस तरह से कहानी में मैंने इन 3 आधारों का जो रूप स्पष्ट किया है, उसके आधार पर ही पूरी कहानी घूमते फिरते दिखाई देती है। पहला है इसमें संवेदना के आधार पर, कि कहानी में जयशंकर प्रसाद ने किस तरह से संवेदना के तत्वों का प्रयोग यहाँ पर किया है, वह बहुत ही अनुपम है। मधुआ की दयनीय स्थिति का चित्रण किया है कि किस तरह से आर्थिक अभाव में व्यक्ति क्या क्या कार्य करने के लिए भी तत्पर हो जाता है। पात्र शराबी की संवेदनशीलता को भी यहाँ पर दिखाया गया है कि पात्र किस तरह से अपना पेट भरने के उसको लाले पड़े हुए दिखाई देते हैं, और उसके समक्ष एक ऐसे बालक की करुणा, ऐसे बालक की त्रस्त वेदना को दिखाया है जिसके समक्ष वह अपना दुख दर्द भी भूल जाता है। तो कहानी का कथानक इस प्रकार से है। कहानी मधुआ में पात्र शराबी ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ कहानी सुनाकर अपने जीवन का निर्वाह करता है। शराबी अपनी पोटली में से कभी जीवन जगत की समस्या से जुड़ी कहानी सुनाता है, तो कभी राजा रानी की मनमोहक कहानियां सुनाकर ठाकुर सिंह का मनोरंजन किया करता है। ठाकुर सरदार सिंह पात्र शराबी की लच्छेदार कहानियां सुनकर आनंदित हो जाता है और उसके बदले में इनाम स्वरूप उसे कुछ पैसे दे देता है। जब तक पैसे रहते हैं तब तक शराबी की जो जिंदगी है वह ऐश भरी हुई दिखाई देती है, पर जैसे ही पैसे समाप्त होने के कगार पर दिखाई देते हैं, वैसे ही वह दर बदर की ठोकरें खाता हुआ दिखाई देता है। बहुत दिनों बाद वह दोबारा सरदार सिंह की कोठी पर जाता है। ठाकुर व्यंग कसते हुए कहते हैं कि काम धंधा ठीक ठाक चल रहा है। शराबी अपनी आप बीती सुनाता है। ठाकुर साहब, मेरे पास कोई काम नहीं है, कई दिनों से कुछ पिया भी नहीं है, केवल गुड़ चना खाकर ही जी रहा हूँ। हर तरफ लाचारी और बेबसी का रोना है। जीवन जीना कितना दुर्भर हो गया है, ये मैं आपको कैसे बताऊं। शराबी यहाँ पर अपनी दयनीय स्थिति ठाकुर के समक्ष रहकर अपनी आप बीती अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। ठाकुर सिंह शराबी का ध्यान भंग करते हुए कोई नई मजेदार कहानी सुनाने के लिए कहते हैं। शराबी जीवन और कल्पना से ओत-प्रोत कहानी सुनाता है, जिसे ठाकुर साहब बड़े आनंद से सुनते हुए सो जाते हैं। शराबी वहीं बैठा रहता है। ठाकुर की निद्रा जब टूटती है तो वह उसे 1 रुपया इनाम में देते हैं। शराबी रुपया पाकर खुश हो जाता है। कई दिनों से भूखा प्यासा शराबी रुपया पाकर अनगिनत योजनाएं, कल्पनाएं बुनने लग जाता है। शराबी अभी योजनाओं के समुद्र में गोता लगा ही रहा था कि अचानक कहीं से रोने सिसकने की आवाज सुनाई देती है। शराबी कोठी से बाहर निकलकर देखता है कि ठाकुर सिंह का जमादार लल्लू किस पर जोर जोर से चिल्ला रहा है। शराबी बालक के रोने से विचलित हो जाता है, क्योंकि जब भी हम किसी बालक के रोने की आवाज सुनते हैं तो मन संवेदना से पूर्ण वहां पर दिखाई देता है कि क्या हुआ, बच्चा क्यों रो रहा है, क्या ऐसी उसके साथ घटना घटित हो गई है कि इस तरह से रोने चीखने की आवाज वहां पर सुनाई देती है। बालक को देखकर उसका मन पसीज सा जाता है। बालक को लेकर वह वहां से चला जाता है। शराबी के मन में मधुआ के प्रति सहानुभूति का एहसास होता है। शराबी बालक के लिए खाने पीने की व्यवस्था करता है। शराबी को मधुआ का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति अकेला रहता है और अकेलेपन के कारण वह अपना जीवन अस्त व्यस्त सा जीता हुआ दिखाई देता है, वहां पर किसी का प्यार, किसी का दुलार, किसी का साथ अनेक भावपूर्ण योजनाओं को संपन्न करते हुए दिखाई देता है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति हमारे साथ रहता है तो हम अपनी आप बीती, अपनी संवेदना, अपनी वेदना को उसके समक्ष रख सकते हैं, पर जब कोई हमारे समक्ष नहीं रहता या हमारे साथ नहीं रहता तो हम अकेलेपन की पीड़ा में अनेक बीमारियों के संसर्ग में चले जाते हैं, जिनसे निकलना अत्यंत भयानक दिखाई देता है।
यहाँ पर जब वह बालक उसके समीप रहता है तो उसे उसके प्रति कर्तव्य बोध का जो एहसास होता है, उसके लिए वह कार्य करने के लिए भी तत्पर दिखाई देता है। मधुआ के आने से शराबी जीवन जीने का सही अर्थ महसूस करने लगता है। शराबी मधुआ को वहां से निकाल कर कहीं दूर ले जाने की कोशिश में रहता है। लेखक जयशंकर प्रसाद ने कहानी के माध्यम से संवेदनशीलता को यहाँ पर प्रकट किया है। कहानी में पात्रों के जीवन में अनेक विसंगतियों और विषमताओं के कारण जीवन बड़ा अस्त व्यस्त सा या अस्त व्यस्त सा दिखाई देता है, बिखरा हुआ दिखाई देता है। पर जब किसी के आने के साथ हम अनेक प्रकार की योजनाएं, कर्तव्य, अधिकार के समक्ष उसका साथ चाहते हैं तो हम अपने कर्तव्य बोध की ओर भी अग्रसर होते हुए दिखाई देते हैं। पात्र चरित्रण, यहाँ पर लेखक जयशंकर प्रसाद ने 3 पात्रों के आधार पर कहानी का पूर्ण रचना यहाँ पर की गई है, पूर्ण समावेश वहां पर रचते हुए दिखाई दिया है। जयशंकर प्रसाद ने कहानी के माध्यम से निम्न वर्ग की आर्थिक स्थितियों से अवगत कराया है। प्रसाद ने अपनी कहानी में संस्कृति, उदारता, मानव मूल्यों के प्रति चिंता एवं मनोभूमि के आधार पर अपने भावों को व्यक्त किया है। कहानी में पात्र अपनी स्थिति परिस्थिति के कारण टूटते बिखरते नजर आते हैं। कहानी मधुआ में केवल 3 पात्र हैं जो मुख्य रूप से उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कहानी दिखाई देती है। सर्वप्रथम ठाकुर सरदार सिंह, दूसरा शराबी और तीसरा मधुआ। गौण पात्र के रूप में जमादार लल्लू है और आसपास गांव के, शहर के लोगों का वहां पर आने जाने के संदर्भ में सदस्यों की वहां पर रूप स्वरूप प्रकट किया गया है। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर शराबी का चित्रण संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। शराबी कहानी का मुख्य पात्र है। पात्र शराबी पूंजी वर्ग के यहाँ जाकर कहानियां सुनाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। शराबी जो भी पैसे मिलते हैं उसे वह शराब पी कर व अपने मजेदार खाना खाकर जी लेता है। शराबी का मानना था कि लंबे दुखी पूर्ण जीवन से बेहतर है कि खुशीपूर्ण जीवन की एक घटना। शराबी अपने जीवन को मूल्यहीन बनाकर जिया जा रहा था। जीवन को जीने की उसमें ललक ही नहीं थी। शराबी जीवन को केवल काट रहा था, जी नहीं रहा था। शराबी अपना जीवन जैसे तैसे करके बिता रहा था, कभी भूखा रहकर तो कभी जमींदार के यहाँ कहानी सुनाकर। एक दिन जमींदार ठाकुर सिंह की कोठी पर जाकर शराबी से अपने आप बीती कहकर सुनाता है। ठाकुर सरदार सिंह ने चुटकी लेते हुए कहता है कि कैसे बीत रहा है। शराबी थोड़ा सा मायूस होते हुए कहता है, पिछले 7 दिनों से शराब को हाथ नहीं लगाया है, केवल गुड़ चना खाकर ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ठाकुर साहब, ठाकुर शराबी को समझाते हुए, और पीते ही क्यों हो? शराबी अपनी पीड़ा को भुलाने के लिए पीता हूँ महाराज। ठाकुर शराबी को कोई नई कहानी सुनाने के लिए वहां पर अग्रसर करता है। शराबी ठाकुर सिंह को रानियों द्वारा मजेदार लच्छेदार कहानी सुनाता है। कहानी सुनकर सरदार वहां पर थोड़ा सा उगनाने लगता है, यानी कि सोने के क्रम में वहां पर चला जाता है। जब निद्रा टूटती है तो वह देखता है कि शराबी वहीं पर बैठा हुआ है और अपने इनाम का वहां पर एक तरह से रूप स्वरूप व्यक्त करते हुए दिखाई देता है। ठाकुर उसे पैसा दे देता है और वह अपने आरामदायक चीजों के लिए वहां पर एक योजना बना लेता है, जिससे वह कैसे कैसे 1 रुपये को वह खर्च करेगा। क्योंकि कई बार हम जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है, और जैसा होता है वैसे सोचने की हमारे अंदर वो कल्पना वहां पर नहीं दिखाई देती। तो सारी की सारी योजनाएं कैसे विफल होते हुए दिखाई देती है, कैसा वे 1 रुपया जिसके अंतर्गत वह अपनी भावनाओं के ओत प्रोत में गोता लगा रहा होता है, कैसे छिन भिन होती हुई दिखाई देती है। उसे कहानी सुनाने के बाद जैसे ही शराबी बाहर निकलता है तो उसे एक रोने, चिल्लाने, सिसकने की आवाज सुनाई देती है। तो वह सिसकने की आवाज से पुनः विचलित होते हुए दिखाई देता है और वह उस बच्चे के समीप जाकर
पूछता है कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो वहां पर बालक कहता है कि दिन भर भूखा हूं। शराबी अपनी कोठरी में पहुंचकर बालक को आधा पराठा खाने को देता है। बालक की भूख शांत नहीं होती, वह दोबारा पुनः रोने लगता है। शराबी बालक के रोने से थोड़ा सा परेशान हो जाता है। कुछ खाने पीने की वस्तुएं लेने के लिए वह बाजार की ओर भागता है। शराबी बालक के लिए मिठाई और अन्य चीजें लाकर देता है, जिसे दोनों मिलकर खूब मजे से खाते हैं। शराबी मधुआ को जाने के लिए कह देता है और मधुआ शराबी के साथ रहने की अपनी इच्छा प्रकट करता है। शराबी और मधुआ दोनों साथ रहने का एकदम निर्णय लेते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। वह बालक के प्रति अपने प्रेम को वहां पर व्यक्त करते हुए दिखाई देता है, और बालक वहां पर किसी का साथ चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है, तो वह भी उसके साथ रहने की स्व इच्छा प्रकट करते हुए दिखाई देता है। यहाँ लेखक ने पात्र शराबी के मन में हो रहे अंतर्द्वंद, कर्तव्य निष्ठा और उदात्त रूप को यहाँ पर चित्रण किया है। मधुआ का चरित्र चित्रण। मधुआ कहानी में मधुआ पूर्ण रूप से मुख्य पात्र के रूप में चित्रित किया गया है, और यहाँ पर मधुआ जो है वह निम्न वर्ग के रूप में दिखाई दिया है। मधुआ दिखने में सुंदर और सुकुमार है। पात्र मधुआ ठाकुर सरदार सिंह के यहाँ नौकर के रूप में कार्य करता है। ठाकुर सरदार सिंह घर और बाहर का सारा काम मधुआ से करवाते हैं। बालक मधुआ अपना कार्य ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करता है। ठाकुर सिंह से जब वह बालक खाने को मांगता है, तो वह उसे बहुत ही उलट सुलट और मारने पीटने का वहां पर क्रम रखते हुए दिखाई देता है, और अपने जो नौकर है लल्लू जमादार से उसे मारता पिटवाता है। मधुआ का मन बहुत दुखी है। ठाकुर सिंह के यहाँ काम नहीं करना चाहता, पर कोई और ठिकाना भी नहीं है। शराबी का साथ जीवन को एक नई दिशा देता है। बालक को समझ में आ जाता है कि यहाँ काम करने के बाद पेट भर खाना तो मिलेगा नहीं, पर मधु शराबी के साथ रहने पर उसे जरूर पेट भर खाना मिलेगा। मधुआ शराबी का साथ पाकर खुश है। ठाकुर को बिना बताए वह वहां से चला जाता है। शराबी ठाकुर का चरित्र चित्रण। कहानी का महत्वपूर्ण पात्र ठाकुर सरदार सिंह उच्च धनी व्यक्ति है। कहानी के आरंभ में शराबी ठाकुर सरदार सिंह को कहानियां सुनाकर मनोरंजन किया करता था। कहानी सुनने के बाद ठाकुर सिंह उसे इनाम में कुछ न कुछ अवश्य दे देते थे। शराबी का दिनचर्या निकल जाती थी। ठाकुर सिंह का लड़का लखनऊ में अपनी पढ़ाई के लिए गया हुआ था। अपने बेटे के लिए उन्होंने मधुआ को उसके छोटे मोटे कामों के लिए वहां पर रखा हुआ था। ठाकुर रात दिन मधुआ से काम करवाते और बदले में कुछ भी खाने को नहीं देते थे। बालक ठाकुर सिंह के शोषण से बहुत दुखी था। ठाकुर सिंह अपने जमादार लल्लू नौकर से भी उसे डराते धमकाते हुए दिखाई देते थे। बालक मधुआ को जब खाना नहीं मिलता, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा परेशान रहता है और वह अपनी आर्थिक स्थिति को कोसते हुए दिखाई देता है, वहां पर शराबी का मिलना उसे बहुत ही अचंभित व प्रिय जन लगता हुआ दिखाई देता है। वह दिन रात बिलखता रहता है। मधुआ की वेदना किसी को सुनाई नहीं देती। मधुआ के जाने से ठाकुर सिंह को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर सरदार सिंह अपने रुपयों पैसों की आड़ में लगातार मजदूरों का, अबोध बच्चों का शोषण करते हुए दिखाई देता है, जिससे कि कहानी और ज्यादा दयनीय व कुरूप रूप ले लेती है। वातावरण और संवाद योजना को मैं यहाँ पर साथ साथ दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ पर वातावरण का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि जिस तरह का वातावरण होता है उसी तरह की कहानी का जो क्रम है वो रखा जाता है। हम देखते हैं कि वातावरण के आधार पर ही व्यक्ति अपनी दिनचर्या, अपनी जीवनचर्या और अपने भविष्य और वर्तमान को जीते हुए भी दिखाई देता है। मधुआ कहानी का वातावरण ग्रामीण यथार्थ की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इससे कहानी में जो
रस है वह उसका चरित्र चित्रण यहाँ में रोचकता और सौंदर्य का भाव व्यक्त होते हुए दिखाई देता है। वातावरण के लिए कहानीकार घटना, समय और स्थान के आधार पर स्थिति परिस्थितियों का रूप स्वरूप का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। कहानी में वातावरण उत्पन्न करने के लिए पात्रों की भाषा मुख्य रूप से माध्यम का रूप स्वरूप वहां पर रखते हुए नजर आती है। पात्र मधुआ के प्रति शराबी का हमदर्दी या सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने में लेखक या कहानीकार सफल दिखाई देता है। शराबी मधुआ से कहता है, एक यहाँ पर मैं आपको वातावरण का जो चित्रण है वो यहाँ पर बता देती हूँ। जब तक तू इसे चबा मैं तेरा गड़ा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। मुझसे रोने से बड़ा बैर है पाजी कहीं का, मुझे भी रुलाने का। यहाँ पर जो लेखक ने वातावरण के अनुसार इन संवाद का जो प्रयोग किया है वह वातावरण में पूर्ण रूप से घुलता मिलता दिखाई देता है। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब भी हम पूरी कहानी का जो रूप स्वरूप पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं कि वातावरण का चित्रण जो दिया गया है उसे हम एज इट इज 3 से 4 वाक्यों में प्रकट करते हुए दिखाई देते हैं और उसके बाद उसको हम भाव रूप वहां पर चित्रण करते हैं। कहानी में संवाद घटनाक्रम द्वारा विकास लाने की स्थिति में चित्रित किया गया है। कहानीकार प्रसाद की बदली सोच कहानी के वातावरण में दिखाई देती है, क्योंकि पहले कहानी के क्रम में किस तरह से जो शराबी का चरित्र चित्रण था उसका रूप स्वरूप प्रकट किया है और कहानी के आधे क्रम के बाद पूरी तरह से कहानी का जो वातावरण है, जो भाषा शैली है, जो संवाद है वह बदलते हुए दिखाई दिए हैं। साथ ही साथ सामाजिक आर्थिक किस तरह से स्थिति परिस्थिति बदलती हुई दिखाई दी है इसका भी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर चित्रण लेखक ने किया है। आर्थिक अभाव के वातावरण के अनुसार पात्रों के चरित्र चित्रण और बातचीत के मध्य ही समसामयिक आर्थिक परिस्थितियों का रूप स्वरूप यहाँ पर बिखेरा हुआ दिखाई दिया है। संवाद संवाद द्वारा कहानीकार पात्रों के चरित्र तथा भावों को उद्घाटित करता है। संवाद में पात्रों की सफलता, उसका आधार सरल, सुस्पष्ट और प्रभावोत्पादक होना चाहिए। संवाद में कहानी की कथा वस्तु में नाटकीयता और सजीवता लाने का प्रयास किया है। पात्रों की आंतरिक एवं बाह्य मनोवृत्ति के स्पष्टीकरण में संवाद की महत्ता सिद्ध होती है। यहाँ पर आंतरिक और बाह्य से हमारा तात्पर्य है कि जो संवाद हमारे भीतरी मन के अंतर्गत चलते हुए दिखाई देते हैं हम उसका साक्षात रूप में वैसा प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई देते, उसे तोड़ मरोड़ कर अच्छे शब्दों में उसका वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। मधुआ कहानी में संवाद पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर पूर्णतः सफल रहे हैं या कहे भी जा सकते हैं। संवाद कथासार की गतिशीलता में भी सफल माने जा सकते हैं। पात्र शराबी अपनी दयनीय स्थिति का चित्रण ठाकुर सरदार सिंह के समक्ष कर रहा है और उसके आधार पर अनेक ऐसे संवाद है जहां पर ठाकुर और शराबी का जो संवाद है वो काफी आकर्षण और प्रभावशाली दिखाई देता है। यहीं पर हम कहें कि और कई स्थानों पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो मधुआ है और शराबी का जो तालमेल है वह संवेदनशीलता के आधार पर किस तरह से मार्मिक अभिव्यक्ति भी देता हुआ दिखाई देता है, उसका भी रूप स्वरूप जयशंकर प्रसाद ने अपने संवादों के अंतर्गत करने का प्रयास किया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो संवाद है वह उसका रूप स्वरूप यहाँ पर बिखरा हुआ दिखाई देता है। पात्र शराबी अपनी आर्थिक स्थिति के कारण आई परेशानियों का चित्रण कर ठाकुर साहब से कहता है, गरीबों के जीवन में मौज मस्ती या सुख सुविधा की कमी हमेशा ही रहती है। शराबी अपने मन के एकाकीपन और वेदना को संवाद के जरिए अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। हमने देखा है कि इस पूरी कहानी में अनेक प्रकार के संवाद से जो मार्मिकता और जो वात्सल्य का भाव उत्पन्न हुआ है, साथ ही साथ आर्थिक पीड़ा वेदना से जो पात्र ग्रस्त दिखाई दिए हैं वह दूसरा व्यक्ति जो आर्थिक अभावों में जी रहा है वही समझ सकता है।
भाषा शैली में यहाँ पर मैंने 3 आधार प्रस्तुत किए हैं। उन 3 आधारों में किस तरह से लेखक ने पूरी कहानी में जो भाषा की जो कलात्मक, संस्कृतनिष्ठ और परिष्कृत भाषा का प्रयोग किया है, वह देखते ही बनता है। तत्सम युक्त शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। कहानी की भाषा शैली कथानक के अनुसार व्यक्त की गई है। जैसे जैसे कहानी बदलती रहती है, वैसे ही संवाद और भाषा भी बदलते हुए दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो लेखक है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, उन्होंने खड़ी बोली को अपनाकर उसे परिष्कृत, प्रभावमयी और संस्कृत भाषा के रूप में अपनी कहानियों के अंतर्गत प्रयुक्त करने का प्रयास किया है। उद्देश्य में हमने यहाँ पर 3 आधार प्रस्तुत किए हैं। सर्वप्रथम आर्थिक अभाव, दूसरा है संवेदना के आधार पर कहानी की स्थिति परिस्थिति को दर्शाया गया है, तीसरा है मानवीय मूल्यों को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। यानी कि इन 3 आधारों के आधार पर ही उद्देश्य का जो हम कहें निर्माण है, निर्वाह यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद।